हेलो बच्चों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं और आज बिल्कुल नया टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि सबसे लास्ट में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं और ये हमारा 45 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा था जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी 91 यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा था। अगर जितने बच्चे आज नए जुड़े होंगे तो इनके बाकी क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से आपके स्टडी 91 पर मौजूद है। ठीक है, तो लास्ट की 2 क्लास रह गई है और उसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा अपना लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट आता है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन आता है, आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आता है और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो फटाफट पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग धीरे धीरे टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग है और जितने लोग लाइव में बच्चा एक बार लिंक को सभी लोग शेयर कर देंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत जो सबसे पहला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जिसको हम लोग कहते हैं कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क। उसके बाद हमारा होगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा वो आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, यह है आपका कथन एवं कार्यवाहियां, कथन एवं कार्यवाहियां। उसके बाद आपका होगा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जिसको कहते हैं कथन एवं पूर्व अवधारणा, कथन एवं पूर्व धारणा। ठीक है, पूर्व धारणा। और लास्ट जो हमारा होगा वो होगा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट जिसको कहते हैं कारक एवं प्रभाव। ठीक है, कारक एवं प्रभाव। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक से हम लोग पूरा लॉजिकल रीजनिंग, ये 4 टॉपिक से हम लोग पूरा लॉजिकल रीजनिंग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज की टॉपिक में स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझेंगे, फिर देन आफ्टर आएंगे क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद समय बचेगा तो हम लोग स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन भी इसी आज की क्लास में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सभी लोग लिख लीजिए, कॉपी पे लेकर बैठा करिए, जब भी क्लास चलेगी आपकी कॉपी पे लेकर बैठा करिए। चलिए, अब चलिए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जिसको कहते हैं कथन एवं तर्क। तो देखो, सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि इस टॉपिक के लिए आपका स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक के लिए आपका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा इस टॉपिक के लिए। इस टॉपिक के लिए आप कथन किसको कहोगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए जो आपका कथन होता है वो कोई ना कोई आपका एक इशू होता है। क्या होता है, कोई ना कोई आपका एक मुद्दा होता है, कोई ना कोई आपका एक प्रकरण होता है। ठीक है, और इस मुद्दे पर जो आप अपनी राय रखते हो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो कथन होगा वो कोई ना कोई इशू होगा। अब इशू आपका कुछ भी हो सकता है, इशू आपका किससे रिलेटेड हो सकता है, खेल से भी रिलेटेड हो सकता है, इशू आपका सामाजिक भी हो सकता है,
ठीक है। इशू आपका राजनैतिक भी हो सकता है, इशू आपका मनोरंजन से भी रिलेटेड हो सकता है, इशू आपका अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है, इशू आपका व्यापार से भी रिलेटेड हो सकता है, इशू आपका पढ़ाई से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ढेर सारे आपके मुद्दे हैं। आपका मुद्दा कोई भी हो सकता है, आपका खेल से रिलेटेड हो सकता है, सामाजिक से रिलेटेड, राजनीतिक से रिलेटेड, मनोरंजन से रिलेटेड, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार, पढ़ाई। ठीक है, अब इन मुद्दों पर जो आप अपनी एडवाइस देते हैं, जो आप अपनी राय रखते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका तर्क कहलाता है। ठीक है, तो मुद्दों पर जो हम अपनी एडवाइस रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आर्गुमेंट। पहले इसको लिख लीजिए भाई, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट टॉपिक के लिए जो आपका स्टेटमेंट होता है वो कोई ना कोई एक मुद्दा होता है। मुद्दा किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, आपका कॉमर्शियल हो सकता है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ढेर सारे मुद्दे इसके अलावा भी हैं। ठीक है, और इन मुद्दों पर जो हम अपनी एडवाइस रखते हैं, जो हम अपनी राय रखते हैं, वो हमारा क्या। चलिए अब देखते हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है। तो देखिए आर्गुमेंट क्या होता है कि किसी भी मुद्दे पर अगर आर्गुमेंट की बात किया जाए, तर्क की बात किया जाए, तो किसी भी मुद्दे पर जो हम अपनी राय प्रकट करते हैं, किसी भी मुद्दे पर जो हम अपनी राय प्रकट करते हैं वह हमारा तर्क कहलाता है। ठीक है, वह हमारा तर्क कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने किसी भी टॉपिक पर दिया, मतलब किसी क्लास में मैंने कोई टॉपिक दिया और उस टॉपिक पर सभी स्टूडेंटों ने कुछ ना कुछ बोला। ठीक है, तो जो किसी भी टॉपिक पर सभी स्टूडेंट अपनी राय दे रहे हैं, तो राय कभी सही गलत नहीं होती है। राय हमेशा क्या होती है? स्ट्रांग और वीक होती है। किसी की जो एडवाइस है, किसी की जो सलाह है, किसी की जो राय है, वो कभी सही गलत नहीं होगी, हमेशा वीक और स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो किस एडवाइस को हम वीक मानेंगे, किस एडवाइस को हम स्ट्रांग मानेंगे, किस आर्गुमेंट को हम वीक मानेंगे, किस आर्गुमेंट को हम स्ट्रांग मानेंगे, आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वीक आर्गुमेंट। क्या लिखते हैं? वीक आर्गुमेंट लिखते हैं, वीक आर्गुमेंट। ठीक है, जिसको कहते हैं दुर्बल तर्क। और दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रांग आर्गुमेंट, स्ट्रांग आर्गुमेंट, जिसको कहते हैं हम लोग प्रबल तर्क, प्रबल तर्क। तो आप ये जानते रहिएगा कि किसी भी इशू पर जो हम एडवाइस देते हैं, वो एडवाइस कभी किसी व्यक्ति की गलत या सही नहीं होगी। ठीक है, वो हमेशा क्या होगी? स्ट्रांग और वीक होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर किसी टॉपिक पर कुछ बोल रहा है तो वो अपने हिसाब से तो सही ही बोलता है। अब सामने वाले को वो आपका क्या लगता है? वो आपका सही भी लग सकता है और गलत भी लग सकता है। तो कायदे से वो सही गलत नहीं होता है, कायदे से जो आपका वो आर्गुमेंट होता है वो वीक और स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहां पर सही गलत का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है? दुर्बल और प्रबल होता है। अब किन बिंदुओं को हम पाएंगे तो हम आर्गुमेंट को स्ट्रांग मानेंगे, और अगर हम अपने आर्गुमेंट में किन बिंदुओं को नहीं पाएंगे जिसके वजह से वो दुर्बल होगा। तो देखिए अगर आपका आर्गुमेंट विश्लेषित किया हुआ है, ठीक है, विश्लेषण के साथ है, ठीक है, विश्लेषण के साथ है, एनालिसिस के साथ है, तो वो आपका आर्गुमेंट हमेशा क्या माना जाएगा? स्ट्रांग माना जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या पिछले 2-3 वर्षों में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, तो एक बंदा कह रहा है कि हाँ वृद्धि हुई है, एक बंदा कह रहा है कि नहीं वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, और एक बंदा कह रहा है कि दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार या टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2017 में इतनी बेरोजगारी दर इतनी थी और आज की डेट में इतनी है। तो कोई प्रॉपर अगर एक एनालिसिस पेश कर रहा है तो उसका जो आर्गुमेंट माना जाएगा वो हमेशा क्या माना जाएगा? स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो अपना एक विश्लेषण दे रहा है। ठीक है,
तो अगर आप एनालिसिस बेस्ड अपना आर्गुमेंट रखते हैं तो वो आर्गुमेंट हमेशा क्या माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है, विश्लेषित किया हुआ, ठीक है, विश्लेषण के साथ। दूसरा, अगर आपका आर्गुमेंट अनुभव पर आधारित है, क्या है, अनुभव पर आधारित आपका अगर आर्गुमेंट है तो वो आर्गुमेंट हमेशा क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा, ठीक है। अब अनुभव किसी का भी हो सकता है, ग्रेट पॉलिटिशियंस का भी हो सकता है, ग्रेट साइंटिस्ट का भी हो सकता है, ग्रेट मैथमेटिशियन का भी हो सकता है, किसी टीचर का हो सकता है, वो अनुभव किसी का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि अहिंसा के रास्ते पर चलने पर कोई काम बहुत इजीली हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो किसी न किसी के अनुभव पर बोल रहा है, और वो महात्मा गांधी जी का अनुभव है, उन्होंने उस पर चला था तो उस पर हम लोगों को क्या मिल गई थी, कहीं ना कहीं हमको आजादी मिली थी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा अगर किसी के एक्सपीरियंस पर आधारित कोई तर्क हम देते हैं तो वो हमेशा क्या माना जाता है, वो स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। तीसरा, अगर ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा आपका हो गया, अगर कोई चीज सार्वभौमिक सत्य है, कोई चीज आपका सार्वभौमिक सत्य है, तो अगर आप किसी आर्गुमेंट में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ चीज बोल रहे हो तो वो आपका आर्गुमेंट अपने आप क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो कि गंगा भारत की पवित्र नदियों में से एक है, तो सीधी सी बात है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज पूरब से निकलता है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब इसके लिए कोई आपके एविडेंस की जरूरत नहीं है, कोई आपके सलाह की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आर्गुमेंट हमेशा क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। तो ये अगर 3 बिंदु आपके आर्गुमेंट में उपस्थित होते हैं तो आपका आर्गुमेंट क्या माना जाएगा, हमेशा स्ट्रांग माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं वीक आर्गुमेंट। किन किन बिंदुओं को पाए जाने पर हम अपने आर्गुमेंट को वीक कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा आपका अस्पष्ट तर्क, अस्पष्ट तर्क। अगर आपका जो आर्गुमेंट है वो अस्पष्ट है, जैसे पूछा कुछ और जा रहा है और आप आंसर किसी और चीज का दे रहे हो, तो वो आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या होता है, अस्पष्ट होता है, एम्बिगुअस होता है, ठीक है। आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो, तो वो आपका आर्गुमेंट हमेशा क्या माना जाएगा, अस्पष्ट अगर होगा तो वो हमेशा दुर्बल माना जाएगा। दूसरा, अगर आपने तुलना किया हुआ है, तुलनात्मक तर्क, तो अगर आपने कंपेयर किया है तो अगर कंपेयर कर देंगे तब भी आपका जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कभी भी हम दो चीजों की तुलना नहीं कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आपका आर्गुमेंट फ्यूचरिस्टिक है, काल्पनिक और भविष्यक है। अब अगर आपका आर्गुमेंट काल्पनिक या भविष्यक है तो भी आपका आर्गुमेंट क्या माना जाएगा, वीक माना जाएगा, ठीक है। अगर आपका आर्गुमेंट अस्पष्ट है, दूसरा अगर आपका आर्गुमेंट तुलनात्मक है, तीसरा आपका अगर आर्गुमेंट काल्पनिक या भविष्यक है तो भी आपका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, वीक कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट वीक आर्गुमेंट के लिए और ये 3 पॉइंट आपके स्ट्रांग आर्गुमेंट के लिए। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर से फटाफट एक बार रिकैप कर देते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि जो आपका कथन एवं तर्क के लिए जो आपका स्टेटमेंट होगा वो कोई ना कोई एक मुद्दा होगा, कोई ना कोई एक इशू होगा। और इशू किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। इशू आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, आपका इंटरनेशनल हो सकता है, आपका कॉमर्शियल से रिलेटेड हो सकता है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, और भी ढेर सारे आपके प्रकरण हो सकते हैं, और भी ढेर सारे आपके मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है। अब इन मुद्दों पर जो हम अपनी एडवाइस रखते हैं, जो हम अपनी राय रखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा तर्क कहलाता है। और जो हम अपनी राय रखते हैं वो राय कभी सही गलत नहीं होती, हमेशा वीक और स्ट्रांग होती है। तो वीक आर्गुमेंट, दुर्बल तर्क आप किसको कहते हो, जो आपका अस्पष्ट हो, तुलनात्मक हो, भविष्यक या काल्पनिक हो, तो ये आपका आर्गुमेंट हमेशा क्या माना जाएगा, दुर्बल माना जाएगा। और प्रबल किसको कहेंगे, जो विश्लेषित किया हुआ हो, अनुभव पर आधारित हो या सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं आज की क्लास के ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है।
ध्यान से सभी बच्चा लोग कमेंट करेंगे। कथन दिया गया है, क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पे पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? ठीक है, अब देखिए इसके पीछे अगर आप क्या राय दे रहे हो या आप अपनी राय क्या प्रकट कर रहे हो, राय को देखने की बात है। जो अपना आर्गुमेंट दे रहे हो क्या दे रहे हो? पहला आपका एडवाइस ये है कि नहीं, या हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है हां, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करता है। अब देखिए जो पहला तर्क दे रहा है वो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोग पटाखों के उत्पादन को बंद करेंगे तो उस कंपनी में कुछ लोग वर्क करते होंगे और उनकी रोजी रोटी का सवाल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो पहला तर्क है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी जगह पर स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि कह रहा है कि नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, मान लिया कि पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करता है, तो बाल श्रमिक या बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने का और भी ढेर सारा तरीका है। इसी तरीके को अपनाकर अगर आप अपनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो आर्गुमेंट दे रहा है, ये आपका आर्गुमेंट कहीं भी किसी भी तरह से आपका स्ट्रांग नहीं है। बाल मजदूरी रोकना है तो आप और भी तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो आपका आर्गुमेंट दिया जा रहा है, ये आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, केवल जो पहला जो तर्क है वो आपका क्या है बच्चा? ठोस है। केवल पहला आर्गुमेंट आपका ठोस है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए सभी लोग दिमाग लगाएंगे, सभी लोग दिमाग लगाएंगे। पहला कह रहा है कि क्या सभी परास्नातक पाठ्यक्रम आबलिक कोर्स में शिक्षण शुल्क में काफी बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए? तर्क दे रहा है हां, या छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा। यहां पर पैदा लिख दिया, ये पैदा समझ लीजिए। ठीक है, पैदा करेगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को परास्नातक कोर्स से दूर करने को बाध्य करेगा। अब देखिए, चलिए दिमाग लगाइए, क्या दे रहा है कथन समझिएगा। क्या सभी परास्नातक पाठ्यक्रम के कोर्स में शिक्षण शुल्क में काफी बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए? तर्क कह रहा है कि हाँ, या छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध करेगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये तो तर्क बिल्कुल गलत है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके पढ़ाई के प्रति सीरियस करना है तो उसके फीस को काफी बढ़ा दो। ठीक है, तो काफी बढ़ाने से उसके अंदर सीरियसनेस नहीं उत्पन्न होगा जब तक वो खुद ना चाहे कि भैया हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो आपका जो आर्गुमेंट है ये बिल्कुल गलत है। फीस ना ही बहुत ज्यादा करने से ना ही बहुत कम करने से व्यक्ति के अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है। स्वयं जब तक उस एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा तब तक वो, ठीक है, जब तक उसका अंदर से नहीं मन करेगा कि मुझे ये चीज करना चाहिए, तब तक आप लाख कह लीजिए, वो खुद से वो आपका नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, या प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को परास्नातक कोर्स से दूर रहने के लिए बाध्य करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उतने कैपेबल नहीं है, उतनी फीस नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो बच्चा भी आकर वहां पर शिक्षा हासिल कर ले और फिर आगे बढ़े। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं, वहां अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं। अगर आपके अंदर मेधावी छात्र हो, एंट्रेंस एग्जाम करा जाता है, आप क्वालिफाई करिए और आप अपने एजुकेशन को जारी रखिए, वहां फीस नाम मात्र की रहती है। तो ये आपका दूसरा जो तर्क है वो बिल्कुल सही है। और यहां पर जो आपका जो दूसरा तर्क होगा वो क्या होगा बच्चा? ठोस होगा। ठीक है, देखिए यहां पर कभी आपका सही गलत की बात नहीं कर रहा है, ये आपका ठोस की बात कर रहा है। ठीक है, ठोस और कमजोर, तो ठोस का मतलब प्रबल। चलिए आगे आइए, चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या लगता है? अगले प्रश्न का आंसर क्या लगता है कि आपका क्या होगा? चलिए देखिए क्या कह रहा है कि क्या भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देनी चाहिए कि वे उसके समुद्र के विस्तृत आर्थिक क्षेत्र के स्रोतों का अन्वेषण करें? ठीक है, भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जितनी भी आपकी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब इंटरनेशनल कंपनियां हैं, क्या उनको अनुमति दे देनी चाहिए? भारत को क्या अनुमति दे देनी चाहिए इंटरनेशनल कंपनियों को कि उसके समुद्र के विस्तृत आर्थिक क्षेत्र के स्रोतों का अन्वेषण करें?
तर्क कह रहा है कि हां, भारत में ऐसी खोजों के लिए पर्याप्त तकनीक और वित्तीय स्रोत नहीं है। दूसरी कह रहा है कि नहीं, यह राष्ट्र की सर्व प्रभुता संपन्न दर्जे को खतरे में डाल देगा। चलिए अब देखते हैं आपको कौन सा तर्क समझ में आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप बताइएगा कि आपके अनुसार कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो आपसे कह रहा है, पहला जो तर्क कह रहा है कि हां, भारत में ऐसी खोजों के लिए पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय स्रोत नहीं है। क्या है आपका कथन, क्या है इशू, क्या है? कह रहा है कि समुद्र पर, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में क्या करने के लिए, स्रोतों के अन्वेषण के लिए, ठीक है, खोज के लिए, नई नई जो हमारे भाई पता है कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उन समुद्र में नए नए खोज के लिए क्या इंटरनेशनल कंपनियों को भारत को ले आना चाहिए? तो पहला तर्क कह रहा है कि हां, भारत में ऐसी खोजों के लिए पर्याप्त तकनीक और वित्तीय स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, राष्ट्र की सर्वप्रभुता संपन्न दर्जे को खतरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वसुधैव कुटुंबकम, हमारा राष्ट्र का तो यही है कि सबको लेकर साथ चलना है। तो अगर दूसरा भी आके हमारे यहां खोज करता है तो ऐसा करने से हमारी सर्वप्रभुता को कोई भी हानि नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा है ये बिल्कुल गलत है। ये जो पहला तर्क है वो बिल्कुल आपका ठोस है। तो यहां पर हो जाएगा केवल जो पहला तर्क है वो क्या है बच्चा, ठोस है। चलिए आगे अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग, दिमाग लगाएंगे और अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे कि कौन सा उचित है। कथन देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए? तर्क पहला कह रहा है कि हां, यह भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा और उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, निजी कंपनियां गैर मुनाफे वाले क्षेत्रों में प्रचलन के लिए राजी नहीं हो सकती हैं। चलिए दिमाग लगाइए, क्या कह रहा है कि क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दे देनी चाहिए? ठीक है, पहला कह रहा है कि हां, यह भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा और उसे कड़ी बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग भारतीय यात्री रेलगाड़ियों को चलाने की अनुमति दे देंगे निजी कंपनियों को, तो फिर क्या होगा, फिर प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा होगी तो और अच्छा करने की क्या होगी, वहां पर होड़ लगेगी। तो ये बिल्कुल जो पहला तर्क कह रहा है बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि नहीं, निजी कंपनियां गैर मुनाफे वाले क्षेत्रों में प्रचलन के लिए राजी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा है, ये आपका जो दूसरा तर्क है बिल्कुल ही आपका क्या है, बेसलेस है। तो यहां पर जो पहला जो तर्क होगा वो क्या होगा बच्चा, ठोस होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट दिमाग लगाइए, क्या होगा। क्या कह रहा है कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुक्त कर देनी चाहिए? तर्क क्या है कि हां, यह साक्षरता दर बढ़ाने का एकमात्र, अब जहां पर आपका एकमात्र आ जाए, जहां पर अगर आपका तर्क में, आपके आर्गुमेंट में एकमात्र शब्द मौजूद हो, ओनली शब्द मौजूद हो, तो आंख बंद करके उस आर्गुमेंट को हम क्या मान लेते हैं, वीक मान लेते हैं। ये तो आपका वीक हो गया, कहां, क्योंकि यहां पर एकमात्र आ गया। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह चेकर पर बोझ बढ़ाएगा जो पहले ही भारी है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप इसको मुफ्त कर देंगे तो जो हमारा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, दूसरा जो तर्क है वो आपका क्या है बच्चा, ठोस है। और पहला तो एकमात्र देखते ही हमने उसको वीक मान लिया। आ रही बात समझ में? चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं और दिमाग लगाते हैं कि इस प्रश्न का उचित जवाब, राइट आंसर क्या होगा। लगाइए दिमाग और बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए? ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि भारत के अंदर जो जीवन काल की दीर्घता है, जो भारत के अंदर लोग लंबे काल तक जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइन है।
तो क्या सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाना चाहिए? अब अगर कहीं पर ऐसा इशू हो, कहीं पर ऐसा प्रकरण है, आपसे एडवाइस ली जा रही है, तो आपने तर्क दिया पहला, हाँ दूसरे देशों ने पहले ही ऐसा निर्णय ले लिया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर तुलना कर दिया। किससे तुलना कर दिया भैया? दूसरे देशों से। और मैंने बताया था कि जहां पर अगर आपका कंपेयर होने लगे, जहां पर अगर आपका तुलना होने लगे, तो वो आर्गुमेंट आपका क्या कहलाता है? सीधा सीधा आपका वीक हो जाएगा। तो पहला तो हो गया वीक। दूसरा कह रहा है हाँ यह लाखों कर्मचारियों की यथार्थ मांग है। बिल्कुल भाई, सब जितने भी कर्मचारी वो चाहते हैं कि भैया जो हमारे रिटायरमेंट की उम्र हो वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना ही अच्छी बात हो। ठीक है, तो ये जो हमारा जो दूसरा तर्क है वो क्या है बच्चा? ठोस है। पहला तो आपका वीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपेयर कर दिया। किससे कंपेयर कर दिया? दूसरे देशों से। ठीक है, देखिए हमारे यहां थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी ले लीजिए। हमारे यहां राजस्व और लेखपाल का बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच के अंदर देखिए क्या क्या है, आपका 5000 का चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, 600+ आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है और ऑफलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा भी है। इसके साथ साथ यहां पर 600+ आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है और ऑफलाइन डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज भी है। ये हमारा किसका है? यूपी वीडियो का बैच है। ठीक है, इन दोनों बैचेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी 91 ऐप पर चले जाएं और वहां से आप इन दोनों बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और सभी बच्चा लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का उचित जवाब, राइट आंसर क्या होगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए फटाफट बताइएगा। आपके सामने दिया गया है, क्या कह रहा है कि क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? तर्क है कि नहीं, हमने साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमें बेरोजगारी परंतु उस शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लगाइए दिमाग और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे सभी लोग और बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? क्या भारत के अंदर नई यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए? पहला तर्क दे रहा है नहीं, हमें साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करेगा। इससे बढ़िया है कि भैया आप यूनिवर्सिटी खोलो ही मत, न लोग पढ़ेंगे न लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, तो ये भी तर्क 100% क्या है? गलत है। दोनों तर्क आपके क्या है? गलत है। और जब दोनों तर्क आपके क्या होते हैं? गलत होते हैं, तो यहां पर होगा ना तो पहला और ना दूसरा तर्क क्या है बच्चा? प्रबल है। ठीक है, ना तो दूसरा और ना ही पहला तर्क क्या है? ठोस है। या दोनों तर्क आपके क्या है? निर्बल है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए लगाइए दिमाग। क्या कह रहा है कि क्या भारत में वर्तमान बड़े राज्यों में से कुछ और राज्य बना लेने चाहिए? जैसे कोई स्टेट है वो बड़ा है, जैसे पहले यूपी था, बहुत बड़ा स्टेट था, फिर उसमें से अलग किया गया तो कुछ आपका उत्तराखंड बन गया, फिर कुछ आपका बिहार हो गया, फिर बिहार में से भी कुछ आपका अलग हुआ, झारखंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह रहे हैं, जैसे अभी आपका तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर आपकी कोई बड़े स्टेट है तो उनको आप क्या करें कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। तो पहला तर्क कह रहा है कि हाँ, इससे प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए खतरा होगा। अब देखो जो पहला तर्क है कि नहीं, इसमें प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है भाई। जब कोई बड़ा स्टेट है उसको अगर आप छोटे स्टेट में डिवाइड कर लोगे तो जहां छोटा स्टेट हुआ फिर उसके अलग आपके सीएम होंगे, वो अलग आपके उनके सचिव होंगे, अलग आपके मंत्रीज होंगे, तो फिर जो आपका बड़ा था अच्छे से सब देखभाल नहीं कर पा रहे थे, जब वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा तो फिर आपका बढ़ जाएगा, तो फिर उनके लिए अलग चीजें नियुक्त हो जाएंगी, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा कि प्रशासनिक सुविधा बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि नहीं या राष्ट्रीय, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है।
तो यहां पर जो पहला तर्क है वो बच्चा कहीं ना कहीं क्या है, ठोस है। ठीक है, कथन देखिए क्या कह रहा है, क्या सभी सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षा संस्थानों को निजी संस्थानों को सौंप देना चाहिए? तर्क है कि हाँ, इन संस्थानों के शिक्षा स्तर में सुधार होगा। दूसरा, हाँ, इन संस्थानों का शिक्षा स्तर गिरेगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप अब यहां पर अपनी एडवाइस दीजिए, आप अपनी राय दीजिए कि यहां पर क्या होगा। फटाफट आप अपनी एडवाइस दीजिए, आप अपनी राय दीजिए कि यहां पर क्या होगा। अब देखिए, अगर सभी सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षा संस्थानों को निजी संस्थानों को सौंप देना चाहिए, हाँ, इन संस्थानों के शिक्षा स्तर का सुधार होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, इन संस्थानों का शिक्षा स्तर गिरेगा, ये तो आपका रॉन्ग तर्क है। तो यहां पर होगा केवल जो पहला तर्क है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। चलिए आगे आइए, कथन दे रहा है कि क्या भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में टर्मिनल परीक्षाओं को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए? जो होता है ना सेकेंड टर्म एग्जाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम, तो जैसे आपका 4 साल का कोर्स है, मान लीजिए कोई आपने 4 साल का कोई एडमिशन ले लिया किसी कोर्स में, तो आपके देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस तरीके से आपका इवेल्युएशन होता रहता है हर 6 महीने पर। तो आपसे कह रहा है कि क्या उसी 6 महीने के एग्जाम को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए? तर्क कह रहा है कि नहीं, यह सभी छात्रों को एक पैमाने पर नापने का एक तरीका है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, यह अपने उपादेयता पूरी तरह खो चुका है। ठीक है, अब यहां पर जो पहला तर्क है वही आपका क्या है, सही है। जो ये आपका जो दूसरा तर्क है वो आपका क्या है, बिल्कुल से वीक है। ठीक है, तो यहां पर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए। जो तर्क 1 है वही क्या है, प्रबल है, वही आपका क्या है, ठोस है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे आइए और अपने अगले प्रश्न पर आइए और दिमाग लगाइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, लगाइए। इस प्रश्न का आंसर तो सभी बच्चे लोगों को देना और सभी एकदम 100% सही आंसर देंगे। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या भारतीय सेना की स्त्रियों को मोर्चे पर तैनात किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल भाई, अब तो इंडियन आर्मी में ढेर सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर आपके मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपसे क्या कह रहा है कि क्या भारतीय सेना की स्त्रियों को मोर्चे पर तैनात किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल तैनात होती है। ठीक है, अब पहला तर्क कह रहा है कि नहीं, स्त्री कैडेट वहां की आक्रामक परिस्थितियों को झेल नहीं पाएगी। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है तो वहां पर जो हमारे इंडियन आर्मी के एक्सपर्ट हैं, जो टीचर्स हैं, जो आपके ऊंचे कैडर के आपके अधिकारी हैं, वो इतना वेल ट्रेन करते हैं आपको ज्वाइनिंग करने से पहले, किसी पद को देने से पहले, कि आप किसी भी तरह की कंडीशन हो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो पहला जो तर्क दिया है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, स्त्री पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका जो दूसरा तर्क होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या भारत की स्कूल में अनिवार्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए? तर्क कह रहा है कि हाँ, शिक्षा को अर्थपूर्ण व्यवहारिक बनेगा ताकि अधिकांश छात्रों के लिए यह उनके वास्तविक जीवन शैली के नजदीक हो। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि क्या भारत की स्कूल में अनिवार्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो आपका चल रहा है स्किल इंडिया का, कि साथ में आप पढ़ाई भी करते रहिए और एक आपका रोजगार परक आपको कोई कोर्स भी करा दिया जाए। जैसे आपका क्या चल रहा है, आपका कंप्यूटर का चल रहा है, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिया ओ लेवल या कुछ इस टाइप का, साथ में आपका मोबाइल रिपेयरिंग या आपका कोई बेकरी से रिलेटेड, मतलब कोई ऐसा एक स्किल सीख लिया साथ में कि कल को अगर जरूरत पड़े तो आपको कुछ ना मिले तो आप एक रोजगार कर सको। तो ये उसकी बात कर रहा है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम साथ में कराना चाहिए। अब तर्क देखिए क्या कह रहा है कि हाँ, यह शिक्षा को और अर्थपूर्ण और व्यवहारिक बनाएगा जो कि अधिकांश छात्रों के लिए उनके वास्तविक जीवन शैली के नजदीक होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, छात्र को यह विकल्प रहेगा क्योंकि कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुने या नहीं, क्योंकि उनमें से कुछ साहित्य या अन्य क्षेत्रों में हो सकता है जाना चाहता है। ये भी तर्क सही है भाई। अगर किसी को साहित्य या अन्य क्षेत्रों में जाने की रुचि है, भाई वो सिंगिंग में रुचि रखता है, वो आपका
लेखन में रुचि रखता है तो ठीक है, वो नहीं करेगा स्किल इंडिया का कोर्स, कहेगा कि भैया हमको सिंगिंग में जाना है। तो ये भी आपका सही है। दोनों यहां पर आपका दोनों तर्क जो है वो ठोस है। विकल्प नंबर जो ई हो जाएगा वो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हमारे यहाँ हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है जो नितिन सर आपका पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसमें देखिए फैसिलिटीज क्या है, 140 प्लस आवर का आपका वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है और साथ में ऑनलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। और ये हमारे टोल फ्री नंबर है, आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके इन बैचेस के बारे में एडमिशन ले सकते हैं। साथ में हमारे पास सुपर टेट का बैच भी है। इसमें देखिए आपके क्या है, 800 प्लस वीडियो लेक्चर, 3000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, 150 प्लस पीडीएफ मटेरियल और साथ में सबसे आपका जो जोरदार है वो डाउट सेशन है। तो आप इन दोनों बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं हमारे स्टडी 91 ऐप को डाउनलोड करके, जो प्ले स्टोर पर मौजूद है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाए तो उसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? तर्क, हाँ, इससे मंत्री पद की गरिमा बढ़ती है। नहीं, जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बताइए क्या लगता है आपका कौन सा तर्क सही होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या पांचवा होगा? कौन सा तर्क ठोस होगा? अगर आप किसी पद पर हैं और आप पर कोई आरोप लगता है तो आपसे कह रहा है कि क्या आप उस पद से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ, इससे मंत्री पद की गरिमा बढ़ती है। नहीं, जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर आपका जो दोनों तर्क है, ठीक है, जो दोनों तर्क है वो अपनी जगह पर क्या है, ठोस है। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्या भारत में अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण पर आगे बढ़ता जाए? नहीं, यहां तो सभी विकासशील देश, यही तो सभी विकासशील देश कर रहे हैं। नहीं, हमें वेतन पाने वाले लोगों के अधिकारों और मांगों की रक्षा हेतु वापस लौट जाना चाहिए। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कि आपको इस प्रश्न का आंसर क्या दिया गया है। फटाफट दिमाग लगाइए और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, नहीं, यही तो सभी विकासशील देश कर रहे हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि कभी भी किसी चीज को आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है, और यहां पर जो आपका स्टेटमेंट है उसको कंपेयर किया जा रहा है किससे? डेवलप्ड कंट्री से। ठीक है, विकासशील देशों से। तो वहां पर आपका ये आपका जो तर्क होगा वो आपका वीक होगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमें वेतन पाने वाले लोगों के अधिकारों और मांगों की रक्षा हेतु वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई वापस लौटना थोड़ी ना आपका है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों तर्क आपके क्या हो जाएंगे, ठोस नहीं है। आ रही बात समझ में? दोनों तर्क आपके क्या हो जाएंगे बच्चा, ठोस नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्या हमें भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए? तर्क, हां, संरक्षणवाद अब समाप्त हो गया है, अब हर एक को अपने ही अपना रोटी कमाना चाहिए। पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है हां, भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। चलिए इस पर आप अपनी राय व्यक्त करिए और आप अपनी एडवाइस दीजिए कि कौन सा तर्क आपके अकॉर्डिंग प्रबल है और कौन सा तर्क आपके अकॉर्डिंग दुर्बल है। बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या आ रहा है कि क्या हमें भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए? जो आपका नहीं दिया जाता है कि 5 किलो गेहूं, 5 किलो अनाज सुबह शाम, इस तरीके का जो दिया जाता है, तो उसी की बात कर रहा है। अब तर्क कह रहा है कि हाँ, संरक्षणवाद अब समाप्त हो गया है, अब हर एक को अपने आप रोटी कमानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है हाँ, भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल पाता, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो यहां पर जो दोनों तर्क होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ठोस नहीं है। ना तो पहला ना ही दूसरा क्या है, ठोस है। देखिए पहला कह रहा कि हाँ, संरक्षणवाद अब समाप्त हो गया, अब हर एक को अपने आप रोटी कमानी चाहिए। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत लोगों को सरकार की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है। अभी भी इतने साल हमारे देश के आजाद होने के बाद भी अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पाता है। तो उनको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए इस तरीके की सार्वजनिक वितरण प्रणालियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
दूसरा कह रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है, तो भैया आप अपने सिस्टम को सही करो ना, उसके लिए किसी योजना को बंद करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके सिस्टम में भ्रष्टाचार है तो आप भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसिए, ना कि उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बंद करिए। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आशा करते हैं कि आपको जो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। इनके बेसिक को भी हमने आपको बताया कि किन बेसिक चीजों को समझना होता है, देखना होता है, और फिर कैसे प्रश्न आते हैं उनको कैसे कैसे टैकल करते हैं, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, और उसका नाम है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कथन एवं कार्यवाहियां। समय बचा हुआ है तो इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, जितना भी समय बचा हुआ है। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे कथन एवं कार्यवाहियां, कथन एवं कार्यवाहियां। अब सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इस टॉपिक के लिए आपका कथन क्या होगा, तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एवं कार्यवाहियां। और सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे इस टॉपिक के लिए हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा। अब देखिए, इस टॉपिक के लिए जो आपका स्टेटमेंट होता है वो कोई ना कोई आपकी समस्या होती है। ठीक है, इस टॉपिक के लिए जो आपका स्टेटमेंट होता है वो कोई ना कोई आपकी क्या होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो कोई ना कोई आपकी एक समस्या होगी, वो आपकी एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और इस प्रॉब्लम और इस समस्या के समाधान के लिए जो आप अपना क्या उठाएंगे, जो आप अपना सॉल्यूशन देंगे वही आप, सॉरी, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। आर्गुमेंट कहां से हो जाएगा, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अब इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए जो आप कदम उठाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन। अब समस्या आपकी कुछ भी हो सकती है। अब देखिए, मेनली जो समस्या होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है साधारण समस्या, एक होती है साधारण समस्या। थोड़ा सा बेसिक समझिएगा फिर आएंगे क्वेश्चन की तरफ। एक होती है साधारण समस्या और दूसरी होती है आपकी जटिल समस्या। ठीक है, टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाहियां। और कथन एवं कार्यवाहियां की बात किया जाए तो यहां पर जो आपका स्टेटमेंट होता है वो कोई ना कोई समस्या होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम आपका साधारण भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, और प्रॉब्लम आपका जटिल भी हो सकता है। अब सिंपल समस्या क्या है, ऐसी समस्या जिसमें किसी के जान माल के खतरे के नुकसान की आशंका ना हो। ठीक है, ऐसी समस्या जिसमें किसी के जान माल के खतरे का नुकसान ना हो तो वो आपकी साधारण समस्या कहलाती है, सिंपल प्रॉब्लम कहलाती है। साधारण समस्या में आपका क्या हो सकता है, तो साधारण समस्या में आपकी बाल मजदूरी हो सकती है, बाल मजदूरी हो सकती है, अनुशासनहीनता हो सकती है, अनुशासनहीनता हो सकती है, आपकी बेरोजगारी हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, आपका दहेज प्रथा हो सकता है। ठीक है, इन सभी को हम लोग रखते हैं साधारण समस्या के अंतर्गत। और दूसरी है आपकी जटिल समस्या। अब जटिल समस्या में आपके किसी के जान माल के खतरे के नुकसान की जो आशंका है वो बहुत ज्यादा रहती है। जैसे आपका क्या हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है, आपका आतंकवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया। ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, सूखा हो गया। ये जो सारी समस्या है ये आपकी क्या हो गई, ये आपके दुर्घटना हो गया, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना। तो ये आपकी जो समस्या हो गई ये आपकी क्या हो गई, जटिल समस्या हो गई। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जो आपका कथन होगा वो कथन कोई ना कोई एक समस्या को लेकर आएगा। समस्या आपकी जटिल भी हो सकती है और आपकी साधारण भी हो सकती है। और इस समस्या के समाधान के लिए जो हम एक्शन लेते हैं वही हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए जो हम स्टेप उठाते हैं
जो हम कार्यवाही करते हैं, जो हम स्टेप उठाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। अब देखिए, जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो अगर समस्या को खत्म नहीं कर सकता है, जो आपकी कार्यवाही होनी चाहिए, पहला तो आपकी कार्यवाही इस प्रकार होनी चाहिए कि वो समस्या को खत्म कर दे। लेकिन मान लीजिए कि कोई समस्या ऐसी है जिसको एट दैट टाइम खत्म नहीं किया जा सकता है, तो आपकी कार्रवाई कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि अगर समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर सकता है तो उस समस्या को मिनिमाइज जरूर कर दे, कम तो जरूर कर दे। ठीक है, अगर कोई ऐसी समस्या है जैसे जटिल समस्या है तो, और दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें किसी के जान माल की अगर नुकसान की आशंका है तो वो आशंका आपकी खत्म हो जाए। आपका जो समस्या होना चाहिए, समस्या का जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो आपका इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर समस्या को एट दैट टाइम पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है तो उसको कम जरूर कर दे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि समस्या के सॉल्यूशन के लिए जो हम स्टेप्स उठाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कार्यवाही कहलाता है। कार्यवाही समस्या को अगर खत्म नहीं कर सकता है तो कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि वो समस्या को कम जरूर कर दे। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी इस टॉपिक के लिए। अब फटाफट हम लोग आते हैं और क्वेश्चन को उठाकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। चलिए बताइए कि क्या लगता है आपको इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कथन दिया गया कि शहर में 3 अपराधी को बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। अब कहीं पर ऐसी समस्या आ गई तो कार्यवाही आपसे देखिए क्या कह रहा है। प्रशासन को रात में गश्ती के लिए निर्देशित किया जाए। दूसरा कह रहा है कि तीनों अपराधी को मुफ्त कर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा उनके साथ करने वाले अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, अब शहर में 3 अपराधी को बहुत बड़ी मात्रा में हथियार के साथ प्राप्त किया गया है। कार्यवाही प्रशासन को रात में गश्ती के निर्देश। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर कहीं पर अपराध बढ़ गया तो भाई रात में पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, ताकि दोबारा ऐसी गलती या ऐसी वहां पर समस्या ना उत्पन्न हो। दूसरा कह रहा है कि अपराधी को मुफ्त। तो भैया ये तो बिल्कुल गलत बात है। अपराधी को मुफ्त करके आप सोचोगे कि बाकी अपराधी को हम पकड़ लें, जो भी हाथ में आया उसको भी छोड़ दो, तो ये तो भाई बहुत ही बेवकूफी भरा काम हो जाएगा। तो जो पहली कार्यवाही है वही उचित है, दूसरी कार्यवाही आपकी अनुसरण नहीं करती। तो यहां पर हो जाएगा केवल पहली कार्यवाही अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। कथन दिया गया है कि यह कहा जाता है कि ताजे फल और ताजे सब्जी में मौजूद विटामिन ई मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। विटामिन ई की कैप्सूल का मानव के शरीर पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि देखिए सीधी सी पता है कि अगर जो व्यक्ति कैप्सूल तो बहुत रेयर केस में व्यक्तियों को खिलाया जाता है, जब उन पर भोजन का सही इफेक्ट नहीं होता तो फिर व्यक्ति को कैप्सूल द्वारा वो आहार प्रदान किया जाता है। तो वही कह रहा है कि यदि कहा जाता है कि ताजे फल और ताजे सब्जी में मौजूद विटामिन ई मनुष्य को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, विटामिन ई कैप्सूल का मानव के शरीर पर समान प्रभाव नहीं पड़ता। कार्यवाही क्या है? विटामिन ई के कैप्सूल के बिक्री पर रोक लगा देना चाहिए। विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों को ताजे फल तथा ताजे सब्जियां, देखिए किसी कंपनी के कैप्सूल पर बिक्री पर रोक लगा देना कहां तक उचित है? भैया विटामिन ई किसी न किसी फैक्ट्री में बनता होगा, उस फैक्ट्री में ऊपर से लेकर नीचे तक ढेर सारे पोस्ट होंगे जहां पर कुछ ना कुछ एम्प्लॉई काम करते होंगे। अब अगर आपने वहां पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया, तो आपने एक समस्या तो खत्म की लेकिन उसके साथ साथ 1000 समस्याएं उत्पन्न कर दी। तो कभी भी किसी समस्या का सॉल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक समस्या को खत्म करे लेकिन साथ में 10 समस्या और उत्पन्न कर दे। भाई उस कंपनी में कुछ लोग काम करते होंगे ना, तो ये आप जैसे ही बंद करोगे, रोक लगाओगे, तो वहां पर जितने लोग काम करते होंगे तुरंत के तुरंत बेरोजगार हो जाएंगे। तो भैया ऐसा मत करिए। दूसरा कह रहा है विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों को ताजे फल तथा ताजी सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल हम ताजे फल तथा ताजे सब्जियां खाने के लिए लोगों को क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। तो जो आपकी जो दूसरी कार्यवाही है
ये 100% क्या है, अनुसरण करती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां पर हो जाएगी केवल दूसरी जो कार्यवाही है वो अनुसरण करता है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उचित जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, कथन दिया गया है कि पिछली रात 2 स्थानीय युवा क्लबों के बीच हुए झगड़े के बाद अगले दिन के दौरान पत्थरबाजी और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट घटनाएं हुई। कार्यवाही क्या है, स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसा काम करते पाए गए। दूसरा कह रहा है कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को इलाकों के दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। ठीक है, अगर आपका कथन दिया गया कि पिछली रात 2 स्थानीय युवक, ठीक है रुकिए थोड़ा सा यहां पर, देखिए अब यहां पर थोड़ा सा ये अपडेट ले लिया। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि पिछली रात क्या हो गया, 2 स्थानीय युवक क्लबों के बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया और वहां पर पत्थरबाजी होने लगी जिससे ढेर सारे वाहनों को क्या हो, नुकसान। अब कार्यवाही पहली करे कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसा काम करते हुए पाए गए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन इलाकों को दोनों क्लबों के पदाधिकारियों को भैया बुलाकर एक बार बैठक ले लो और उनको बाद में इंस्ट्रक्शन दे दो कि भैया दोबारा ऐसा काम नहीं संज्ञान में आना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों कार्रवाइयां 100% उचित हैं। यहां पर जो दोनों कार्रवाइयां हैं पहली और दूसरी, ये दोनों अनुसरण करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का उचित आंसर क्या होगा। केवल पहला होगा, केवल दूसरा होगा, या दोनों होगा, या दोनों नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है, कथन दिया गया कि एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच उलट गया और अधिकांश सड़क को रोक दिया जिसमें भारी ट्रैफिक जाम लग गया। मान लीजिए कहीं सड़क दुर्घटना हो गई और वहीं बीच सड़क में ट्रक क्या हो गया, पलट गया और उससे वजह से आवागमन क्या हो गया, बंद हो गया। अब आपको अगर मान लीजिए कि आप वहां के ट्रैफिक के इंस्पेक्टर हैं, देखिए सीधी सी बात है, ऐसे टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जहां की समस्या हो वहां का सबसे बड़ा अधिकारी आप बन जाओ, क्योंकि आप किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 100% तय है कि कल को आपको किसी ना किसी पद को सुशोभित करना है। तो मान लो कि वो जो समस्या है, वो समस्या जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसका सबसे बड़ा अधिकारी आप हो। अब मान लीजिए आपके सामने ऐसी समस्या है, मान लीजिए आप कहीं के ट्रैफिक इंस्पेक्टर और आपको ये चीज संज्ञान में आ गया कि भैया आपके यहां रोड पर क्या हो गई, ट्रक पलट गई है। तो आप क्या करोगे, पहला कह रहा है ट्रैफिक को दूसरे सड़क की तरफ भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल अपने कार्मिक तैनात करना चाहिए। बिल्कुल भैया, एक रोड अगर वहां पर आवागमन अवरोध उत्पन्न हो गया तो फटाफट लोगों को दूसरे मार्ग से भेजिए, ऐसा थोड़ी ना कि रोक के रखेंगे। दूसरा कह रहा है कि ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल लोगों को उपकरण देना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये जो दोनों कार्यवाहियां हैं ये 101% क्या है बच्चा, उचित है। यहां पर जो दोनों कार्यवाहियां हैं ये आपका क्या है, सर्वमान है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे यहां ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है जो आपके एनटीपीसी टीयर 2 के एग्जाम के लिए है, एनटीपीसी टीयर 2 के एग्जाम के लिए। इसमें आपका एक सीबीडी 2 का बैच है जो 299 का है और एक हमारे ग्रुप डी का बैच है जो 249 का है। और आपको पता है कि इन दोनों के एग्जाम्स की डेट पहले से आ चुकी है। ठीक है, तो बिना लेट किए आप इन दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपका ये टोल फ्री नंबर है, अगर आपको बैच लेने में, एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इस बैच के भी बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारे स्टडी 91 ऐप को डाउनलोड करके या इन टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और अगली क्लास में भी इसके कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए। कथन दिया गया कि हीरे के गहने बनाने वाली कंपनी के कुछ कामगार परिसर से जाते समय पकड़े गए क्योंकि वे अपने पर्सों में हीरे के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। कार्यवाही क्या है कि जब तक त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था सही ना बन जाए
तब तक कंपनी के प्रबंधन को परिसर में सभी गतिविधियां रोक देनी चाहिए। तो भैया ऐसी बिल्कुल गलत बात है भाई। मान लीजिए कि कहीं कंपनी में कोई दिक्कत उत्पन्न हो गई, कोई ले जाते पकड़ लिया गया, तो वैसा थोड़ी ना कि कंपनी को बंद कर दो। भाई कंपनी को बंद करना उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जहां पर दिक्कत है केवल उस दिक्कत को दूर करिए। दूसरा कह रहा है कि कंपनी परिसर को छोड़ने से पहले कामगार के सामान की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। तो जो पहली कार्रवाई है कि जब तक त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था सही ना बन जाए तब तक कंपनी के प्रबंधन को परिसर में सभी गतिविधियां रोक दोगे तो कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा ये भी तो देखिए। तो जो पहली कार्यवाही है बिल्कुल अनुचित है, दूसरी कार्यवाही क्या है, अनुसरण करती है। ठीक है, तो चलिए आपका समय हो चुका है और अगली क्लास भी लगी हुई है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, साथ में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लीजिए। हमारे यहां लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी की बुक लॉन्च हो चुकी है और जो आपके नियरेस्ट बुक शॉप पर उपलब्ध है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये 4 खंडों में प्रकाशित होगी। ये आपकी सामान्य हिंदी के, इसके साथ साथ आपका ग्राम समाज और विकास की बुक भी है, गणित की भी है और सामान्य ज्ञान की भी बुक है। ये 4 बुक हमारे संस्था की तरफ से भी रिसेंटली जल्दी प्रकाशित हुई है। तो आप अपने नियरेस्ट बुक शॉप पर इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर 30 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है। चलिए, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं कल इसके बाकी टॉपिक्स के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कहीं किसी टॉपिक में किसी चीज में दिक्कत हो तो आप इन दिए गए टोल फ्री नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।